अच्छा, आप मुझे अब बताएं सर, जर्नल क्लास हम लें या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिनको एड्रेस करना है? साथ साथ हेलो, सबसे शेयर करें। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक क्लास है जिसको एड्रेस करना है, या मतलब जर्नल क्लास एड्रेस करनी है, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिनकी तरफ हमने करना है सब? इरशाद साहब, आप मेरा वाला प्रेजेंटेशन लगा लेना। जी जी। उसमें से कुछ क्वेरीज है ना, उस पे को एड्रेस करना है ना। अच्छा चलें, ठीक। हम्म, एक मिनट, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जमा का जब स्क्रीन जी सर, स्लाइड नंबर बोलें आप। अच्छा, जर्नल हम चलते हैं यहाँ से फ्लो के साथ। ये आपका रिसर्च टॉपिक है जिसमें हमने जो है वो डिसाइडेड था आपके सुपरवाइज़र की तरफ से कि रोल ऑफ रिस्क अवेयरनेस, रिस्क मैनेजमेंट ऑन द सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अंडर मॉडरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसमें ये आपका जर्नल बैकग्राउंड है जिसके अंदर हम मैंने ग्राफिकली भी शो किया हुआ है कि हेल्थ केयर सिस्टम कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेस एंड मोर इससे ज़्यादा भी हैं जो मेडिकल असिस्टेंस जिन जिन सिचुएशंस के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हाईलाइटेड हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर हमारा रोल होता है, एक्सीडेंटल कंडीशंस के अंदर होता है, एपिडेमिक डिजीज़ के अंदर होता है, और नॉर्मल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के अंदर होता है, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़ के अंदर होता है। ये एक जर्नल जो है वो हमारी स्पेसिफिकेशन होगी बस जिसके ऊपर। दूसरा, ये इस स्लाइड के अंदर मैंने इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा ना बैकग्राउंड में ना। अच्छा चलें, ठीक है, हम चले जाते हैं स्पेसिफिकली इसकी तरफ, डाटा एनालिसिस की तरफ। ये थोड़ा ये सिग्निफिकेंट बता दे, सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी ना। अच्छा इसको वन बाय वन स्लाइड जाते हैं ना। अच्छा, इधर थोड़ा सा पीछे आ जाओ। ये सिग्निफिकेंस मैंने एक आपको अपडेट करके भेजी थी, एक वो वाली स्लाइड किधर है? मेरे ख्याल से मैंने दूसरी डाउनलोड की है। तो सिग्निफिकेंस मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर भी डिवाइड कर दिया था। मैं उस पिक्चर को ओपन कर देता हूँ। हम्म, ये है सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको लिख के इसकी भेजी थी। इसमें कोई मसला नहीं है। ये दूसरा वाला स्लाइड हटा लूं उसे, उसमें है ना। कौन सी? ये न,
वो हटी, वो उसे हटी हुई हटा। है, वो कहीं हटी हुई है। वो दूसरी मैंने डाउनलोड, ये जो पहले आपको स्लाइड सेंड कर दी थी ना, वो वाली डाउनलोड की है, वो हटी हुई है, वो मैंने उसी से डाल के भेजी हुई है। ये वाला हटा लूं उसे, ये वाला? नहीं नहीं, मैंने आपको जो इस एक और पीपीटी सेंड की हुई ना, जो दूसरे दिन सेंड की थी, उसके अंदर, अच्छा उसके अंदर वो स्लाइड मौजूद है, ये वाली नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास, मैंने अभी आपके व्हाट्सएप से ये डाउनलोड की है ना, तो अच्छा। जिस वजह से वो पहले वाली डाउनलोड हुई है, तो उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट कर ले फिर। ना वो एक ही है, वो दूसरे वाली ही है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट कौन से पॉइंट के ऊपर बात करनी है? नेक्स्ट कर ले, रिसर्च ऑब्जेक्ट, ये आसान है ना? रिसर्च ऑब्जेक्टिव तो ये डिफाइंड है, सिंपल है। ये सिंपल है ना? हम्म, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमने डेफिनेशंस यूज़ की हुई हैं। ठीक है, डेफिनेशन ये सिंपल आपने रीड आउट करनी है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क अवेयरनेस क्या है, और इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है, और सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, इसके अंदर भी कोई अच्छा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू मोस्टली जो है वो स्किप करवा देते हैं, और इसलिए मैंने इसको जो है इस तरह से शो किया, और सुपरवाइज़र पसंद भी यही करता। आपके सुपरवाइज़र ने इसको रिजेक्ट भी इस सिचुएशन के अंदर नहीं किया हुआ। जैसे हेडिंग्स शो है, और उसके नीचे मैंने जो है वो हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं। ठीक है, कि इम्पैक्ट ऑफ रिस्क अवेयरनेस का नीचे हाइपोथेसिस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क अवेयरनेस ऑन रिस्क मैनेजमेंट का हमारे पास हाइपोथेसिस है। इसी तरह से जो है वो इम्पैक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, उसका हाइपोथेसिस। ये वन बाय आपने रीड आउट, वन बाय वन रीड आउट ही करने हैं, इनके अंदर भी इस तरह से कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये जो डायनेमिक थ्योरी है, इसको मैं इम्प्रूव करके नई स्लाइड आपको भेजूंगा। इसके ऊपर मेरे आज माइंड में एक आइडिया आया था, इसको मैं मज़ीद उसी तरह ग्राफिक्स की मदद से शो कर दूंगा, जिसकी वजह से आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाएगी। ठीक है। ये स्लाइड बड़ी है ना, मैंने तो इससे ये मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बयान करूँ, ठीक है ना, कि एक फर्म है, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू फॉल हो रही है ना, हम्म। तो जिसकी वजह से उसकी वो जो है ना लाइबिलिटी या लेवरेज वो अबाउट द थ्रेशोल्ड हो रही है, जिसकी वजह से उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस और डिस्ट्रेस आ रहा है ना। हम्म। तो उसको चाहिए कि वो टाइमली अपने रिस्क मैनेजमेंट कर ले, या तो हम्म। रिस्क मैनेजमेंट प्रिवेंशन कर ले, या हम्म। उसका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है रिस्क का वो भी कम, या वो कम कर ले। हम्म। मैंने तो उससे ये आइडिया लिया है। बाकी तो इतना ये मुश्किल है ना, उसमें बड़ी बड़ी चीज ही दी है ना उससे। बेसिकली जो थ्योरी होती है ना, आपने अगर आईआर को कभी पढ़ा हो ना, या कभी अथवाक हुआ हो आईआर के लिटरेचर को कभी आपकी नज़र से गुजरा हो ना, तो बेसिकली थ्योरी हम कोई एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ जो बन चुका होता है, मतलब बेसिकली होता है कि ये है कि थ्योरी हमें पहले गौर करना चाहिए कि बनती कैसे है। अच्छा। बेसिकली रिपीटेड जो आउटकम्स ऑफ रिसर्च होते हैं, वो इन्फोर्स करते हैं किसी हाइपोथेसिस को थ्योरी की तरफ ऑफ, और वो रिपीटेडली जब एक हाइपोथेसिस सही साबित होता है, तो वो थ्योरी बन जाता है। ठीक है जी। अब डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट एक थ्योरी है, जिसके अंदर क्या कहते हैं कि जब आप मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए रिस्क को एवेलुएट करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई एक बंदे को ज़ाहिर है आप टाइमली पता है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो अभी आउटडेटेड होने वाला है। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट करीब है, ये उसको रिस्क का अवेयरनेस पैदा होगी। अब रिस्क के अवेयरनेस के बाद उसने क्या करना है, इस रिस्क को मैनेजमेंट करनी है उसकी, कि उसको जो है वो ऐसी स्ट्रेटजीज उसने डेवलप करनी है कि वो टाइम से पहले उस जो उसकी रिकवरी डेट है या एक्सपायरी डेट हो, उसके अंदर वो सेल आउट हो जाए। ठीक है, ये उस रिस्क को क्या होगा, मैनेज कर लिया। अब फाइनेंशियली उसने सक्सेस गेन कर ली कि भाई उसने अपना लॉस होने से बचा लिया और प्रॉफिट की तरफ चला गया। इसका मतलब डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है कि बाय द मल्टीपल रिसोर्सेज इफ यू विल सक्सीड टू मैनेज योर रिस्क अवेयरनेस, यू कैन इफेक्टिवली मैनेज द रिस्क एंड अटेन द सक्सेस। ठीक है, इसी तरह से इन योर फील्ड अब हमने इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना है आपकी किसके अंदर जी, आपके मॉडल के ऊपर, सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर। अब सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या कहता है कि आपका, अगर आप अपने एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रिस्क से अवेयर है कि भाई आपका जो वैक्सीनेटर है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे रिलीजियस कंस्ट्रेंट का उसको सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है वो कंजर्वेटिव आइडियाज़ या कंजर्वेटिव कंस्ट्रक्ट का उसको सामना करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो वहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, वहाँ से वो जो है वो ट्रामा एंड एक्सीडेंट के चांसेस हैं, उसको आप से आप अवेयर होगे।
और अब उसके अलावा जो है आपका अगर वैक्सीनेटर इस चीज़ से अवेयर है कि भाई आप अगर मल्टीपल टाइम पे अगर आप एक यूज्ड सिरिंज को यूज़ करेंगे तो वो इन्फेक्शन रेट को बढ़ा देगा या एपिडेमिक कंडीशन को मज़ीद क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ये सारी वो चीज़ें जो आपका क्या है जी, रिस्क अवेयरनेस है, जो एपीआई के हैजर्ड्स हैं या जो डिज़ास्टर उसके मतलब नेगेटिव इश्यूज हैं, वो आप अगर आपके वैक्सीनेटर को या आपकी टीम को पता है तो वो क्या करेगा, इफेक्टिवली इसको मैनेज करेगा। जैसे जो है वो आपके अच्छा, वैक्सीनेटर को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर उसमें ऑफेक्ट हो जाए, ठीक है ना। बाकी आपकी मुझे समझ आ गई ना कि डायनेमिक रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम मल्टीपल सोर्सेज यूज करते हैं, जिसमें हम रिस्क अवेयरनेस के बारे में मैसेज देते हैं ताकि वो टाइमली मैनेज हो जाए ना। जी जी अब अगर मैं इसकी मिसाल दूं एपीआई लिहाज से ना, तो फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन है जिसकी एक्सपायरी हमारे साथ है ना, हम्म तो हम इसको इस तरह करते हैं, इस पे एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको फीफो रूल कहते हैं, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। जी जी तो अगर ये वैक्सीन हमारे साथ एक्सपायर हो जाए तो दो कंस्ट्रेंट आ जाएंगे ना, एपीआई पे दो बर्डन आ जाएंगे। नंबर एक, हमारे साथ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इस वैक्सीन की ज्यादा हो सकती है। दूसरी, उसकी इफिकेसी, जिसकी वजह से कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो वैक्सीन पे लॉस हो जाता है, क्योंकि जब वो वैक्सीन लगाता है वो एक्सपायर तो उसकी इफिकेसी कम होती है, तो हम्म जिसकी वजह से जो डिजीज आती है तो कम्युनिटी का ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। हम्म दूसरी जो है ना, वो एफआई हो सकती है, जिसकी वजह से एक्सपायरी की वजह से वो बच्चा मर भी सकता है, तो जिसकी वजह से ये हमें मसले आ सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम एक आउटरीच एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, इस तरह वैक्सीनेटर चला गया फील्ड में, ठीक है ना, उधर चला गया तो उधर उसको रिलीजियस टाइप और डिमांड बेस वगैरह की मतलब है रिफ्यूजल या कंसेप्शन मिसकंसेप्शन वाले रिफ्यूजल मिल गए उधर। जी जी तो इसने इस तरह करना है कि पहले उधर एक कम्युनिटी सेशन करना है कि उसको ये कह दे कि ये वैक्सीन है, ठीक है ना, उसके बारे में अवेयरनेस करनी है। हम्म दूसरी ये, फॉर एग्जांपल उधर चला गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वैक्सीन है, वैक्सीन उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए वो तैयार हो गए। हम्म अब वो दूसरी बात ये है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो कभी कभार उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पेंटा लगाते हैं तो उससे फीवर हो जाता है। अब अगर मेरा वैक्सीनेटर उसको ये मैसेज ना दे कि अगर इसको फीवर हो गया तो हम्म इसको पेनाडॉल सिरप देनी है, ठीक है ना, ये दो दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा। एक तो बिल्कुल ये रिस्क अवेयरनेस का मैसेज चला गया, दूसरा वो जो रिस्क मैनेजमेंट का इफेक्ट भी आ गया, जिसकी वजह से मतलब कम्युनिटी का अवेयरनेस भी होती है और वो रिस्क को मैनेज भी करते हैं, जिसकी बिल्कुल वजह से वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अब आपको जो है ना थ्योरी की समझ आ गई और थ्योरी को यूज़ करने का वो आइडिया भी आ गया, तो डेफिनेटली आप अपनी फील्ड के रिस्क से और उसकी रिस्क मैनेजमेंट से बहुत अच्छी तरह से अवेयर है, तो वो आप उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ठीक लिटरेचर है को सर। पढ़ा है तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सीनेटर और द एपीआई टीम के हवाले से लिटरेचर को पढ़ा है ना, तो अब जो वैक्सीनेशन के दूसरी साइड पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है और उनको मैनेज करने से सक्सेस होती है, वो आपने बेहतर समझी और उसको आपने ठीक तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, तो ठीक आपने है। करना क्या है कि डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी को आप समझ आ गई है, आप जितना अच्छी तरह से आप उसको अपनी फील्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं कर दें, बेहतरीन आपने की है। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है आपका रिसर्च मॉडल है, इसके अंदर हमारे पास एक आईवी है रिस्क अवेयरनेस। ठीक है, ठीक है। और जिसका हाइपोथेसिस 1 के अंदर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, जी। डेफिनेटली जितना कोई बंदा जो है वो रिस्क से अवेयर है, इतना जो है वो सक्सेस को जो है वो बूस्ट करेगा। ठीक है, सक्सेस को इंक्रीज करेगा। तो लिहाजा हमारा हाइपोथेसिस जो है वो यही था कि रिस्क अवेयरनेस इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली रिलेटेड विद द सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरा जो हमारा हाइपोथेसिस है, ये मॉडल के अंदर H2 के लिखा हुआ विजिबल भी है, आपको अगर नजर आ रहा हो, तो वो कहते हैं ठीक है। कि रिस्क अवेयरनेस इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली रिलेटेड विद द रिस्क मैनेजमेंट, कि जितना कोई बंदा अपने रिस्क से अवेयर है इतना इफेक्टिवली उसको क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है, और तीसरा जो हाइपोथेसिस है, सॉरी ये बैक हो गया, वो ये कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो डेफिनेटली आपने बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी कि वैक्सीनेशन का आउटडेट है होने से या उसके जो एक्यूट साइड इफेक्ट या एक्यूट इम्पैक्ट आता है फीवर वगैरह, उसकी जो है वो टाइमली उसको रिस्क अवेयरनेस दे के जो हम मैनेज करते हैं तो उससे की वजह से सक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब चौथा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंटली मीडिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क अवेयरनेस एंड
सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हम एंड्रियो आइज प्रोसेस के जरिए ये मीडिएशन को प्रॉपर जो है वो बाद में करते हैं। एंड सिमिलरली जो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा 5th नंबर का हाइपोथेसिस है वो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग जो है वो मॉडरेट कर रही है बिटवीन रिस्क अवेयरनेस और उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के दरमियान। ठीक है, ये हमारे 5 हाइपोथेसिस हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रिस्क अवेयरनेस है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, रिस्क मैनेजमेंट आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है और इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग आपका जो है वो मॉडरेटर है। ठीक है जी, डेट्स इट। मॉडल को जितना आप अच्छा करके एक्सप्लेन करेंगे इतना आपको जो है वो सुपरवाइजर इम्प्रेस होगा और पॉजिटिव वेव्स लेके जाएगा। ठीक है। आगे आ जाती है आपकी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी आपका जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी है और आगे आपकी रिसर्च पॉपुलेशन शो हुई है कि रिसर्च पॉपुलेशन आपका जो है वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट करक के अंदर वर्क कर रहा हो उसके वर्कर्स आपके पास हैं और सैम्पल साइज आपका जो है वो क्या है 338 का सैम्पल साइज है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रिसर्च इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं जिसके अंदर जो है वो आपने क्वेश्चन करते हैं ना कि मैंने सीनियर से पूछा ना, वो कहते हैं कि आपने साइज सैंपल साइज की कैलकुलेशन किस तरह की है। अच्छा, सैम्पल साइज की कैलकुलेशन आप उनको दो तरह से दे सकते हैं। एक तो ये आप कह सकते हैं कि जी मेरे पास जो है वो जो पॉपुलेशन साइज था वो अननोन पॉपुलेशन साइज था। ठीक है जी, तो लिहाजा मैंने जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग साइज कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक से एक रैंडम सैम्पल साइज लिए है। ठीक है जी, अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो है वो नाउन सैंपल साइज जो है वो नाउन पॉपुलेशन नहीं थी। अगर हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो नाउन हो तो उसके बाद हम एक फार्मूला लगाते हैं, उसकी वजह से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और दूसरा ये कह सकते हैं कि एपीआई की स्टडीज़ के अंदर नियर अबाउट यही सैंपल साइज लिया हुआ था, मैंने भी इसी तरह से जो है वो उसको रफली ये सैंपल साइज लिया है। ठीक है, और अगर प्रॉपर आप जो है वो इसको फार्मूले की मदद से यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा आपके थीसिस के अंदर एडिशन करनी पड़ेगी, मैं उसके अंदर कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मांगते नहीं है, उसका कोई इशू नहीं होता। अगर मैं शायद सर ये एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे साथ ये 338 जो है ना, ये पूरे करक में मेरे साथ एपीआई रिलेटेड ये स्टाफ है, तो मैंने ये सैंपल ले लिया। जी, ये आपका सारा पूरा स्टाफ है, इतना ही है हाँ, डिस्ट्रिक्ट करक के अंदर? 338 स्टाफ। अच्छा, यानी टोटल यही लोग हैं, यानी रिसर्च पॉपुलेशन ही टोटल इतनी है? यही है। तो चलें ठीक है, हम उनको कहते हैं कि पूरा रिसर्च पॉपुलेशन मेरे अंडर स्टाफ ही इतना था, मैंने उससे लिया हुआ है बस। ठीक है। ठीक, और आपने ये पॉइंट आउट किया था ये नंबर ऑफ आइटम्स को ये मैं चेंज कर दूंगा, ये उनको सेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक को शो भी किया हुआ है कि भाई जो मुझे अवेलेबल थे मैंने उनसे डाटा कलेक्ट किया है, वो ये पिक्चर में शो भी हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम रिजल्ट सेक्शन के ऊपर। ये जो एरिया है इसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है कि जो आपकी हायर मेजॉरिटी आती है, ठीक है, जो मेजॉरिटी है आपने उसको रिपोर्ट कर देना है। आपने कहना है जी टोटल मेरे पास 338 नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी और या नंबर ऑफ इंडिविजुअल थे जिसके अंदर थे 82.2% मेल थे, बाकी जो है वो मेरे पास जो 17% जो है वो फीमेल्स थी। ठीक है, सिमिलरली आप कहना है कि एज ग्रुप के ऊपर मेरे पास जो है 4 ग्रुप्स थे जिसके अंदर 50.3% लोग जो है वो 31 to 40 ईयर्स की एज में थे और रेस्ट जो है वो 32.2% जो है वो 20 to 30 ईयर्स की एज में थे। और बाकी आप चाहें तो टाइम अगर आपके पास हो तो आप सबको एक्सप्लेन कर दें, नहीं तो बस ये जो बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यूज हो उनको एक्सप्लेन करके आगे चले जाएं। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन के बेस पे आप क्या देना कि जी मेरे पास ग्रेजुएट्स जो है वो 44.4% लोग हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जो है 45.9% है। ठीक है, तो साहब ये सीक्वेंस पे नहीं है ना, अगर हम पहले हाईएस्ट वैल्यू लिख ले और नीचे लोएस्ट तो आसान होगी ना उसमें, अगर हम उसको कह दे मतलब इसको रीड करना है तो फिर आसानी होगी, एक सीक्वेंस भी होगी ना। ठीक है, सीक्वेंस तो सिर्फ ये जो है वो एजुकेशन में आ रही है, बाकी तो सब में ठीक है, उसमें कर दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, एजुकेशन एक्सपीरियंस के मेल अंदर जो रिस्पोंडेंट है ना, मेल रिस्पोंडेंट तो 278 ऊपर लिख ले और जो 2.2% फिर आसानी होगी ना, बंदे का नजर उसमें वो होता है ना, मतलब फ्लुएंसी उसमें होती है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस और इसके अंदर एजुकेशन के अंदर है, उसको कर देंगे। ठीक है। ठीक, ओके। और ये आ गया आपके पास रिलायबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, रिलायबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करें या जस्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं?
नहीं, डिटेल में तो नहीं चाहिए, मतलब वो टेबल, इस टेबल में क्या पूछते हैं शाह साहब? बस आप इतना याद रखें कि जो रिलायबिलिटी एनालिसिस कोफिशिएंट होता है ना, वो क्रॉनबेक अल्फा होता है। ठीक है। अच्छा। और इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, मैं थोड़ा चला जाता हूँ, एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, मैं मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। मैं ये वर्ड की फाइल ओपन कर। अच्छा जी, मैंने कहा था कि रिलायबिलिटी एनालिसिस कोफिशिएंट जो होता है वो क्रॉनबेक अल्फा होता है। ठीक है जी। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 से लेके 1 तक रेंज करती है। ठीक है। अब अगर मैं इसका सेंट्रल वैल्यू डिफाइन कर लूँ तो ये ऑलमोस्ट 0.5 या 0.6 होती है। ठीक है, यानी कि 0 से 1 के दरमियान जो सेंट्रल वैल्यू आती है वो कौन सी आती है जी? 0.5 या 0 पॉइंट क्या आती है जी? 6। तो जो रिसर्चर्स हैं या बायोस्टेटिस्टिक के जो लोग हैं, उन्होंने जो थ्रेश होल्ड वैल्यू सेलेक्ट की हुई है 0.6 की हुई है। ये कहते हैं कि अगर 0.6 से वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, 0.6 से अगर वैल्यू क्या है जी? बड़ी है, तो वो रिलायबल है। ठीक है, वो क्या है जी? रिलायबल है। ठीक है। और अगर 0.6 से वो वैल्यू जो है वो क्या है? लेस है। ठीक है, तो वो इसका मतलब जो है वो रिलायबल नहीं है। वो इसका मतलब वो जो है वो सिग्निफिकेंट मैयर जो है नहीं दे रही। अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि 0.6 से कम है तो वो क्या शो कर रही है, और 0.6 से ज़्यादा तो वो क्या शो कर रही है। देखें, ये जो रिस्क अवेयरनेस है ना, इसको 8 मेजरिंग स्केल आइटम्स मैयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या जी? 8 मेजरिंग स्केल आइटम्स इसको मेजर कर रहे हैं। वो मेजरिंग स्केल आइटम्स क्या होते हैं कि जो क्वेश्चनर के अंदर हमने क्वेश्चंस पूछे हैं वो 8 क्वेश्चंस थे जो इसको मेजर कर रहे थे। ठीक है। अब अगर इसकी रिलायबिलिटी वैल्यू 0.6 से ज़्यादा है तो वो ये शो कर रहे हैं कि वो आठों के 8 क्वेश्चन रिलायबली रिस्क अवेयरनेस को मेजर कर रहे हैं। यानी कि आप जिससे भी वो क्वेश्चन पूछ लें तो वो किसको मेजर कर रहे हैं जी? रिस्क अवेयरनेस को ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है। अगर 0.6 से वैल्यू कम होती इसका मतलब वो रिलायबली रिस्क अवेयरनेस को मेजर नहीं कर रहे। ठीक है जी। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट के 9 मेजरिंग स्केल आइटम थे, वो 9 के 9 जो है वो, क्योंकि रिलायबिलिटी वैल्यू 0.918 है, ठीक है, तो लिहाजा वो प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली रिस्क मैनेजमेंट को ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको प्रेजेंट टेंस में कैसे करना है कि मेरे हर जो है वो वेरिएबल के अंदर आप कहना है कि इन रिस्क अवेयरनेस देयर वर द 8 मेजरिंग स्केल आइटम व्हिच वर हैविंग रिलायबिलिटी एनालिसिस कोएफिशिएंट अबव द 0.6, that is 0.92, therefore that all the measuring scale items are significantly measuring the risk awareness. ठीक है। सिमिलरली आप रिस्क मैनेजमेंट में कहेंगे कि मेरे 9 मेजरिंग स्केल आइटम थे, उनकी रिलायबिलिटी वैल्यू जो है 0.6 से ज़्यादा है, जो कि 0.918 है, लिहाजा वो रिलायबली रिस्क मैनेजमेंट को ही मेजर कर रही है। ठीक हो गया। और आगे हम चलते हैं जी स्टेटिस्टिकल वैल्यू के ऊपर। ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक एनालिसिस है इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये पहले तो एन जो होता है वो सैंपल साइज को शो कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैव रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चनर आर 338। ठीक है। उसके बाद आपको आगे नजर आ रहा होगा मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है कि हमने जो क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 5 पॉइंट लिकेट स्केल के ऊपर, वो समझ आ गई है शाह साहब। वो समझ आ गई, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नहीं, और जरूरत नहीं है। मीन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर भी नहीं जाने की जरूरत। आगे चलें दूसरी स्लाइड के ऊपर। ये मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अच्छा ले। जी, अब ये जो मीन होती है ना, ये हमेशा हम लिखते हैं मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्या लिखते हैं? मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, जिससे यानी कि एक दफ़ा इसमें प्लस होता है वैल्यू और दूसरी दफ़ा इसमें वैल्यू क्या होती है? माइनस होती माइनस है। होता यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू एक दफ़ा उसमें प्लस हो रही थी और दूसरी दफ़ा माइनस। ये बेसिकली शो कर रही होती है रेंज। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू किसको शो कर रही होती है? रेंज को।
और रेंज होती है आपके पास, एक लोअर लिमिट होती है इसकी, और दूसरी कौन सी लिमिट होती है जी रेंज की? हमेशा अपर लिमिट। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल 105। ठीक है। अब हम जब मीन के अंदर ऐड कर मीन में से माइनस कर देते हैं किसको जी? स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, तो वो रिस्पांस की हमें मिलती है, उससे मिलती है हमें लोअर लिमिट। ठीक है, क्या मिलती है जी? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मिलती है। और जब मीन में हम प्लस कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उससे हमें मिल जाती है अपर लिमिट। ठीक है लिमिट जी, ये बात समझ आ गई आपको? समझ आ गया। ठीक है, ये अपर लिमिट में मिल जाती है। अब लिमिट किसके दरमियान आएगी? वही जो हमने लिखा हुआ था, 1 एंड 5 के 5। दरमियान आएगी। ठीक है जी, क्योंकि 1 एंड 5 के दरमियान हमने क्वेश्चनर के ऊपर वो लिमिट सेट की हुई है जिसके दरमियान जो है वो रिस्पांस आएगा। ठीक है जी। अब होता क्या है कि 1 एंड 5 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, कितनी कैटेगरीज के अंदर? 3। थ्री को हमने जो है वो 5 पॉइंट लिकट स्केल के ऊपर न्यूट्रल माना हुआ था, जैसे हमारी आर्मी है। अच्छा। ठीक है जी, उस तरह से हमने इसको किया हुआ है जी न्यूट्रल। और इससे बिलो जो वैल्यू होगी वो, क्योंकि हमने 1 एंड 2 को सिलेक्ट किया होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, मैं एस डी लिख दूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, और 4 एंड 5 को हमने कहा हुआ था स्ट्रांगली एग्री और एग्री के फॉर्म में। ठीक है जी। अब अगर रेंज जो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट की यानी कि जो मीन की मदद से लोअर एंड अपर लिमिट फाइंड करेंगे, अगर वो अपर हाफ के अंदर आती हो 3 से ऊपर यानी कि 4 एंड 5 के दरमियान आती हो, तो इससे मुराद है कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज जो मिले हुए हैं वो एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री के मिले हुए हैं। ठीक है जी। और अगर अच्छा। और अगर जो है वो 3 से कम यानी 1 एंड 2 के दरमियान मिले हुए हैं, तो इससे मुराद है कि वो किसके दरमियान मिले हुए हैं जी? डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री के दरमियान मिले हुए हैं। डेफिनेटली अगर मेजरिंग स्केल आइटम जो है वो 1 एंड 2 के दरमियान रिस्पांस दे रहा है, तो इसका मतलब उसका सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंस क्या है? कम है। और अगर 3 एंड 4 के दरमियान है, तो इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड देकर है। और तीसरी एक सिचुएशन ये होती है कि एवरेजली होता है, यानी 2 से स्टार्ट हुआ और 4 के करीब गया, तो ये एक एवरेज रिस्पांस होता है, यानी कि जो है वो लोग इसके साथ बहुत सारे डिसएग्री भी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्री भी कर रहे हैं, तो वो एक एवरेज रिस्पांस को शो कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा। अब हम जाते हैं, आप ये बात समझ आ गई आपको? समझ ठीक है, तो आप देखें आ रही। ये आपका डेटा जो है वो 3 उसका जो है वो क्या है जी? ये 3 मैं से सक्सेस ऊपर है मीन्स इम्यूनाइजेशन आपका। प्रोग्राम को शो कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपका टाइम अप हो गया है। सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मैं शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो आपको एक एवरेज सा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आप इसको 3.70 से माइनस करेंगे 0.942, तो ये 2 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 4 के फिर भी 3 करीब आ से गया। ऊपर। तो एवरेज सक्सेस है, यानी कि डेफिनेटली 100% सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो पाकिस्तान के अंदर आपको मिलती नहीं है ना। तो अच्छा। पार्शियल जो है वो आपको अराउंड अबाउट जो है वो 40 60 या 50s के अंदर चली जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे शो हुई हुई है। ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो ठीक है। इफेक्टिवनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका जो है वो मार्जिन अच्छा शो हुआ है कि ट्रेनिंग जो है इफेक्टिव आपके इदारे में हो रही है। टाइम आप हो गया।